सर ऑडिबल नहीं था क्या? ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी आपका। थैंक यू। नहीं, मैं ठीक से प्रेयर नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस ही नहीं है बहुत लंबे टाइम से। ओके जी। कल हमने लास्ट में पढ़ा था, वीर्य पढ़ा था, विपाक पढ़ा था, ठीक है। विपाक के हमने भेद पढ़े थे, मधुर अमल लवण, ये आफ्टर टेस्ट होता है। और कल तक का किसी बच्चे को कोई डाउट हो क्लास को लेके बताइए। नो सर। ठीक है, बाकी आप पीछे की रिकॉर्डिंग देख लेना, जो बच्चे रह गए हैं वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। आज पढ़ते हैं हम स्वस्थ व्रत क्या होता है। जी, मेरी आवाज क्लियर है आप सभी को? यस सर। ठीक है जी। स्वस्थ व्रत किसको कहते हैं, ये प्रश्न आता है आपके सामने। जीवन जीने का सही तरीका ही स्वस्थ व्रत है। इसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एक होती है हमारी दिनचर्या, एक होती है हमारी ऋतुचर्या, ठीक है। दिन और रात को मिला के एक दिवस बनता है या एक दिन बनता है दोनों अलग अलग पार्ट, लेकिन आएगा वो दिनचर्या में ही, ठीक है। त्रिदोष के असंतुलन होने से ही शरीर में रोग उत्पन्न होता है, ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। त्रिदोष का जब समावस्था रहेगी तो हमें कोई रोग नहीं होगा, हम निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और अगर त्रिदोष में से किसी भी दोष में हलचल होती है, अप डाउन होता है वो, तो त्रिदोष का असंतुलन हो गया। उसके असंतुलन होने से ही शरीर में रोग उत्पन्न होता है। इन दोषों के असंतुलन, जो दोष आपके बिगड़ चुके हैं, उनका जो इम्बैलेंस हो गया है, उसको वापस से बैलेंस में लाने के लिए, उसकी सम अवस्था को बनाए रखने के लिए, साम्य अवस्था बोलते हैं, सम प्लस अवस्था, साम्य अवस्था, ठीक है, को बनाए रखने के लिए ही आयुर्वेद में दिनचर्या और ऋतुचर्या में आहार विहार का उल्लेख किया गया है, ठीक है, जिसे स्वस्थ व्रत के नाम से जाना जाता है। अब पढ़ते हैं दिनचर्या क्या होती है, रात्रिचर्या क्या होती है, ऋतुचर्या क्या होती है। दिनचर्या यानी कि हमारे सुबह उठने से लेके और रात का सो के उठने तक का पूरा जो 24 घंटे का सर्कल है, उसको बोलते हैं दिनचर्या। इसमें रात्रिचर्या भी आती है और दिनचर्या, दोनों को मिला के एक दिवस बनता है, इसलिए इसको दिनचर्या नाम दिया गया है। दिन के समय हम जो भी आचरण करते हैं उसे ही दिनचर्या कहते हैं। जैसे जागरण, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ठीक है। उठने के बाद क्या करना चाहिए, ईश्वर को प्रणाम किया, उसके बाद मुख धोना चाहिए। बिस्तर त्यागने के बाद स्वच्छ जल से मुख को धोना चाहिए। उसके बाद उषा पान का जिक्र है, ठीक है। ये आपका जो आपका वो है ना 10 यूनिट है पेपर 2 की, क्या नाम है उसका? हायर एजुकेशन। पेपर 2 की प्रैक्टिकल योगा है ना? यस सर। प्रैक्टिकल योगा है। ये उसमें भी आएंगे आपके काम ये चीजें, ठीक है। तो फिर आता है मुख धोने के पश्चात उषा पान। मुख धोने के पश्चात 1 से 4 गिलास, जैसे आपकी बॉडी एक्सेप्टेबल हो उतना गिलास बासी मुंह पीना चाहिए। 1 से 4 गिलास जल जो है बासी मुंह पीना चाहिए, यानी कि कोई कुल्ला ब्रश किए बगैर मुंह, सिर्फ ऊपर से मुंह को धोना है, लेकिन कोई कुल्ला नहीं करना, कोई ब्रश नहीं करना। आपने बासी मुंह, जो रात का जो स्लाइवा है ना, जो स्लाइवे का प्रोसेस था, जो स्लाइवा बना है मुंह के अंदर, उसको सिप सिप करके पानी पीना चाहिए। और सारे स्लाइवे को, क्योंकि हमारा स्लाइवा एल्कलाइन होता है और बॉडी एसिडिक होती है, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए एल्कलाइन का जाना अंदर जरूरी है, तो इसलिए सिप सिप करके पानी पीना चाहिए। मुंह को में घुमा के पानी को, एक सिप लिया, मुंह में घुमाया, निगला, फिर दूसरा सिप लिया, मुंह में घुमाया, निगल लिया। ऐसे करके हमने जितना भी हो आपसे 1 2 3 4 मैक्सिमम 4 गिलास तक पानी को पीना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आता है मल त्याग का। काग आसन में मल त्याग करना चाहिए।
इसको कागासन भी बोलते हैं या मलासन भी बोलते हैं, आप सभी जानते होंगे। उकड़ू बैठना भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे हिंदी पोट पे बैठते हैं वैसे इससे कागासन में बैठने से जो हम बैठते हैं तो हमारी थाई पेट को पुश करती है, जिससे हमारी इंटेस्टाइन पुश होती है और हम आसानी से फ्रेश हो पाते हैं। उसके बाद आता है दंत धावन। दंत धावन यानी कि दातुन करना, सुबह शाम करना चाहिए। कटु, तिक्त और कषाय रस वाले। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि जो दंत धावन के लिए या जिस भी दातुन का यूज किया जाता है वो कौन से रस वाली होनी चाहिए, तो उसमें कटु भी हो सकता है, तिक्त भी हो सकता है, कषाय भी हो सकता है, या तीनों दे के एक और दे दे कौन सा रस वाली नहीं होनी चाहिए, तो आपको उसको निकालना है। कटु, तिक्त, कषाय रस वाली औषधीय वृक्ष जो होते हैं उनकी अंगुली जितनी मोटी, कोई भी एक उंगली ले लीजिए आप अपनी, अंगुली जितनी मोटी और लगभग 6 इंच लंबी सीधी छिलका युक्त ताजी शाखा को लेकर आगे के भाग को 1 से 2 इंच के भाग को चबाकर उसका ब्रश सा बनाना है और उससे दांतों को साफ करना चाहिए। इसमें नीम, बबूल, करंज, मालती आदि और भी हैं बहुत सारी ऐसे वृक्ष हैं जिनकी दातुन आप यूज कर सकते हैं। जो कटु होते हैं, तिक्त होते हैं और कषाय होते हैं, कषायले, इनमें से कोई भी रस की आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है जीवा निर्लेखन। जीवा निर्लेखन होता है जीभ की सफाई करना, उसके बाद जीभ की सफाई करनी चाहिए। फिर आता है गंडूष धारण। जीवा साफ करने के पश्चात तिल का तेल या सरसों के तेल से दांतों की और मसूड़ों की मालिश करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है अंजन, उसके बाद काजल लगाना चाहिए। फिर नश्यक्रम है, तेल की कुछ बूंदे नाक में डालना, जैसे बादाम का तेल हो गया, गाय का घी हो गया, ठीक है, सरसों का तेल हो गया, अणु तेल हो गया, षडबिंदु तेल हो गया, ये दोनों औषधीय तेल होते हैं। इनमें से किसी एक के भी आप एक एक 2-2 बूंद या उंगली उसमें डिप करके आप उसको लगा सकते हैं। फिर आता है धूम्रपान। औषधीय धूम्रवृत्ति को जलाकर धूम्रपान करना चाहिए, धूम्र का पान करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं जिनको जलाकर उनके जो धुआं है उसको इनहेल करना चाहिए। अस्थमेटिक जैसे पेशेंट को ये करवाया जाता है। फिर आता है शोरक्रम। इसमें नाखून हो गया, आपके बाल हो गया आदि की सफाई करनी चाहिए। फिर अभ्यंग होता है मालिश करना, आप तेल की मालिश कर सकते हैं, सूखी मालिश भी कर सकते हैं, वो प्रकृति पे डिपेंड होता है, आपके शरीर की प्रकृति वात की है, पित्त की है या कफ की। आपको नहाने से पहला करना चाहिए, नहाने के बाद करना चाहिए, रात को करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, धूप में करना चाहिए, छांव में करना चाहिए, वो अलग अलग है, जब डीपली पढ़ेंगे तब आएगा। फिर आता व्यायाम। जिस क्रिया से शरीर में श्रम थकावट उत्पन्न होती है उसे व्यायाम कहते हैं। आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करिए जिससे आपका शरीर थके, मेहनत सी लगे। और व्यायाम जब करें, हमें कितना मतलब कैसे पता चले कि अब हमारा व्यायाम हो गया, हमें और कितनी देर करना चाहिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटे। तो व्यायाम में बताया गया है जब आपके पसीना आ जाए तब आपका ये समझो कि व्यायाम हो गया, ठीक है। जब आपके अंडर आर्म में पसीना आ जाए, आपके लिप के पास पसीना आ जाए, माथे पे पसीना आ जाए, तब सोचिए कि आपका व्यायाम हो गया, यानी कि इतना इनफ है आपके लिए, यानी कि आप लगे रहो 1.5 घंटा, 2 घंटा। उसके बाद आता उपटन। उपटन होता है दूध, बेसन, तिल के तेल, दही, मुल्तानी मिट्टी आदि से शरीर पे लेप करना। दूध जो होता है हमारा वो बेस्ट क्लींजिंग एजेंट होता है। सबसे जल्दी जो स्किन की सफाई करता है वो दूध करता है। जितने भी कॉस्मेटिक के जो भी क्लींजिंग के प्रोडक्ट होते हैं जिनमें आपका और भी बहुत सारे जो लेडीज के प्रोडक्ट आते हैं कॉस्मेटिक के, तो उसमें दूध सबसे मैंडेटरी होता है, उसमें सब में तकरीबन दूध मिलाया जाता है, ठीक है। बेसन है, चने का आटा, बेसन उसी को बोलते हैं, तो ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। दही भी, मुल्तानी मिट्टी भी, तो इनसे आप शरीर का लेप कर सकते हैं। ये स्किन के लिए भी काफी लाभदायक होते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और स्किन को ग्लो कराने में, उसका ऑयल को बाहर निकालने में और जो पिगमेंटेशन वगैरह वगैरह जो भी प्रॉब्लम होती है स्किन की, उनको काफी हद तक ये कवर करते हैं। उसके बाद स्नान आता है। फिर शरीर के तापमान, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, मान लो आपका बुखार हो रहा है तो उसके हिसाब से पानी से नहाना चाहिए, या ऋतु के अनुसार, सर्दी है तो कैसे पानी में नहाना चाहिए आपको, ठंडी है, गर्मी है, ठीक है, बारिश का मौसम है, तो उसके अनुसार बताया। शरीर के तापमान के अनुसार व ऋतु के अनुसार स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि आपको ठंडे जल से ही स्नान करना चाहिए या गर्म से ही करना चाहिए।
अगर आपकी तबीयत खराब है तो आपको गर्म से करना चाहिए। अगर ऋतु के अनुसार बहुत ज्यादा सर्दी है तो भी आपको गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। हाँ, शरीर पे नहीं डालना, सॉरी, सिर पे पानी नहीं डालना चाहिए गर्म, उससे आपके बालों को भी प्रॉब्लम होती है और आपको आंखों की भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए सिर को छोड़ के बाकी जगह आप डाल सकते हैं। पर ये नहीं है कि सिर पे आप, सर्दी का मौसम है तो बिल्कुल जैसा ताजा पानी आ रहा है या रात का पानी टंकी का है, आप उस पानी से शरीर को धोएंगे, मतलब तो ऐसा नहीं है, उसको थोड़ा नॉर्मल कर लीजिएगा। वो आपकी ऋतु के अनुसार और आपके शरीर के जो बॉडी का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग आपको स्नान करना चाहिए। देन आता है हमारा वस्त्र धारण करना। ठीक है, स्वच्छ, सुंदर और सौम्य वस्त्र धारण करने चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे आजकल सिंथेटिक कपड़े आते हैं, स्पोर्ट्स के भी आने लगे हैं, तो जो बार बार आपको ईचिंग प्रदान करते हैं, खुजली होती है जिनसे, ऐसे कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए आपने। ठीक है, सॉफ्ट हो वो कपड़े, सौम्य हो, सुंदर हो और स्वच्छ जल वाले, साफ सुथरे हो। उसके बाद आता है भोजन। फिर आपकी प्रकृति के अनुसार, आपके शरीर की प्रकृति क्या है उसके अनुसार उचित एवं संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। ठीक है, ये आपका पूरा दिन हो गया। इसके बाद आती है आपकी रात्रिचर्या। रात्रिचर्या भी दिनचर्या का ही एक अंग है, क्योंकि दिन और रात को मिलाकर एक दिवस कहा जाता है। निद्रा और ब्रह्मचर्य इसके प्रमुख अंग माने जाते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि निद्रा किसका अंग है, तो वो दिनचर्या का नहीं आएगा, रात्रिचर्या का। या आप पूछ लें कि रात्रिचर्या के अंतर्गत कौन से अंग आते हैं, निद्रा, ब्रह्मचर्य, भोजन, वस्त्र धारण करना, स्नान आदि आदि आ जाए। ठीक है, तो ये नाश्ता आ जाए या रात का भोजन आ जाए, तो उनमें से आपको निद्रा और ब्रह्मचर्य को निकालना है। या कौन से नहीं है, तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको मिल सकता है। ये हमारा पूरा सर्कल हो गया दिनचर्या का। ठीक है, आप यहाँ से लगा लीजिए, 6 से लगा लीजिए। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें दे गई, कब आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, ईट लाइट, इसमें थोड़ा सा चेंज है। प्रिपेयर फॉर डे, आप दिन के लिए तैयार हो गए। फिर अपना टेक एक्शन है इसमें। ठीक है, गैदर एनर्जी आ गया, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग, टेक एक्शन हो गया। ठीक है, इसमें 10 से 12 के बीच में दिन माना जाएगा आपका। यहाँ लिखा दिया हाई मेटाबॉलिज्म होता है तो हैवीस्ट मील खाना चाहिए आपको। ठीक है, फिर मूवमेंट हो गया, आपके जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका काम है, पढ़ाई कर रहे हैं आप, स्टूडेंट है, टीचर है, जो भी है, कम्युनिकेशन हो गया, सोशलाइज हो गया। फिर लास्ट मील बता दिया, यहाँ तक आपको लास्ट मील कर लेना चाहिए सनसेट तक। ठीक है, उसके बाद स्लो डाउन, प्रिपरेशन फॉर स्लीप। ठीक है, डीप स्लीप हो गया, इसमें डीप असाइनमेंटेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, नाइट होगी। तो ये पूरा सर्कल है। ये थोड़ा बहुत सा चेंज मिलेगा आपको सब में अलग अलग। उसके बाद पढ़ते हैं हम ऋतुचर्या। हमने दिनचर्या को पढ़ लिया, रात्रिचर्या को पढ़ लिया, फिर पढ़ते हैं हम ऋतुचर्या को। 6 ऋतुएं हो रही है हमारी, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु। समर सीजन, विंटर सीजन, ऑटम सीजन, प्री विंटर, विंटर और स्प्रिंग सीजन। ठीक है, ये 2-2 महीने की ऋतुएं होती हैं। 2 महीने इसमें आ जाते हैं, 2 महीने इसमें, 2 महीने इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। वो पढ़ेंगे हम कौन से महीने इनके अंतर्गत आते हैं। ऋतुचर्या, विभिन्न ऋतुओं में जो भी आचरण योग्य, जो भी सेवन करने योग्य आहार है, आहार हमारा भोजन होगा, विहार हमारा लाइफस्टाइल हो गया। जैसे सर्दियों में हमें जल्दी सो जाते हैं, ठीक है, रातें बड़ी होती हैं, गर्मियों में हमें जल्दी पसीने आते हैं, तो लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है हमारा। तो उस आहार हो गया हमारा भोजन और विहार हो गया हमारा लाइफस्टाइल। विभिन्न ऋतुओं में जो भी आचरण योग्य या जो भी करने योग्य आहार विहार है, किया जाता है, उसे ऋतुचर्या के अंतर्गत माना जाता है। सामान्यतः एक वर्ष में 3 मौसम आते हैं, सर्दी, गर्मी और वर्षा। गर्मी, सर्दी, वर्षा, यही 3 मौसम 6 ऋतुओं में बट जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। 6 ऋतुएं हैं हमारी। इन ऋतुओं को सीक्वेंस में याद कर लेना, क्योंकि यहाँ आपसे पूछा जाता है। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। ठीक है, कई बार आपको मिलेगा शिशिर ऋतु पहले मिल जाएगी, सबसे पहले। तो शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ऐसे भी मिल सकता है। ठीक है, भारतीय मास याद है किसी बच्चे को?
जी लावी जी बताइए। बगैर सीक्वेंस के बता दीजिएगा, सीक्वेंस हो तो बहुत बढ़िया। क्वार, आषाढ़, भाद्रपद, आश्विन, फागुन, चैत्र, वैशाख, माघ और और याद नहीं आ रहा सर, यही पता है अभी तो। और सौरभ जी बताएंगे। सर चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन। आप कहाँ से हैं सौरभ जी? सर मैं यूपी बलिया से हूँ। हाँ ये तो ये तो आपने बनारस। यूपी के, ये तो आपने बलिया के हिसाब से बता दिया, भारतीय मास के अनुसार बताइए ना। सर तो भारतीय मास के अनुसार बताया। वसंत में चैत वैशाख होता है, ग्रीष्म में जेठ आषाढ़ होता है, वर्षा में श्रावण भादो होता है, शरद में जो है बता रहा श्रावण भादो, कुआर कार्तिक से शरद में हो जाता है, अगहन पुष से हेमंत में हो जाता है, और माघ और फागुन से शिशिर में हो जाता है। ठीक है जी। नीलम जी आप बताइए, आपने हैंड रेज किया था। यस सर, वो सौरभ सर बताए ना, वैसे मैं भी बताने वाली थी। चलिए ठीक है, इनके नाम देख लेते हैं। बसंत ऋतु होती है जो, उसमें चैत्र और वैशाख आता है। इनके नाम एक्चुअल नेम ये हैं। ठीक है, आप जो नेम बोल रहे थे ना, आप कुछ बोल रहे थे, अलग नेम थे। आश्विन चैत्र, आश्विन ही वही गलत होगा, क्योंकि सर उसको कुछ और आप बोला जाता है। आप जेठ बोल रहे थे, जेठ नहीं है, ज्येष्ठ होता है। अच्छा सर, ठीक है, अच्छा सर, हाँ थोड़ा मेरी ऐसे भोजपुरी चेंज था। लैंग्वेज मुझे है ऐसा लगा, इसलिए। हाँ हाँ, मुझे ऐसा लगा कि आप अपनी मदर लैंग्वेज में बोल रहे हैं, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने पूछा था कि आप, ये तो आपने यूपी की साइड की बता दी। देखिए, वसंत ऋतु में भारतीय मास के अनुसार चैत्र और वैशाख का महीना आता है, 15 मार्च से लेके और 14 मई तक का महीना आता है। ठीक है, इसमें जो हमारा जो ताकत होती है बॉडी के अंदर, जो बल होता है वो मीडियम रहता है, ना बहुत ज्यादा हम एनर्जेटिक होते हैं और ना बहुत ज्यादा हम स्लो रहते हैं। उसके बाद आती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना होता है, और ये 14 मई तक आ गया या 15 मई स्टार्ट होगी। अब थोड़ा सा वेदर चेंज हो चुका है। ठीक है, वो किसकी वजह से हो गया, क्या बोलते हैं उसको, किसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया? वर्षा वर्षा वर्षा। नहीं वर्षा नहीं, चलिए नाम याद आएगा मैं उत्तरायण बताऊंगा आपको। उत्तरायण और दक्षिणायन बोल रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, चलिए, ज्येष्ठ और आषाढ़ का जो महीना होता है वो ग्रीष्म ऋतु में आता है। इसमें 15 मई से लेकर 14 जुलाई तक का महीना रहता है हमारा, और इसमें गर्मी होती है तो हमारे अंदर एनर्जी की कमी आती है, अल्पता आ जाती है। ठीक है, ये अल्प हो गया। उसके बाद वर्षा ऋतु आती है, श्रावण का महीना और भाद्रपद का महीना होता है। 14 जुलाई यहाँ था, यहाँ से 15 जुलाई से स्टार्ट हो गया, 15 जुलाई से लेकर 14 सितंबर तक का महीना होता है। इसमें हमारी जो एनर्जी होती है वो अल्प हो जाती है। वर्षा ऋतु में हमने क्या पढ़ा था, कौन सा दोष हमारा बढ़ जाता है, कोई बच्चा बताएगा? बात दोस्त सर। वात दोष। ठीक है, तो बारिश के दिनों में वात के रोग बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है शरद ऋतु। शरद ऋतु में हमारे आश्विन और कार्तिक का महीना आता है, 15 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक का महीना होता है। इसमें हमारे अंदर जो एनर्जी रहती है वो फिर से मीडियम हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, बजाय वर्षा ऋतु के। फिर आता हमारा हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में जो महीना आता है वो मार्गशीर्ष का और पौष का महीना आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो महीना आता है हमारा, वो 15 नवंबर से लेकर 14 जनवरी तक का महीना आता है, और इसमें हमें श्रेष्ठ बल मिलता है हमारी बॉडी को। ठीक है, क्योंकि ये सर्दियों के दिन आ जाते हैं, इसमें हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, तकरीबन चीजें हम वो खाते हैं जो हैवी होती हैं। ठीक है, और इन महीनों में हमारा कफ ज्यादा बढ़ता है, और कफ ज्यादा बढ़ने की वजह से, क्योंकि हमने पढ़ा था कफ के कारण ही जो हमारी धातु वो बढ़ती हैं, तो ये महीना हमारे लिए श्रेष्ठ बल वाला हो जाता है। उसके बाद शिशिर ऋतु आती है। शिशिर ऋतु में पौष के बाद आता है माघ और फाल्गुन। फाल्गुन का महीना आता है, या 15 जनवरी से लेकर 14 मार्च तक का ये महीना रहता है, और इसमें फिर हमारी जो एनर्जी है वो श्रेष्ठ रहती है। और मार्च के बाद फिर ये 15 मार्च से 14 मई आ गया, ये बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु में हमने पढ़ा था कौन सा हमारा दोष है जो बढ़ जाता है सामान्यतः?
वर्षा में तो वसंत ऋतु में से जो है कफ निकलता है सर, कफ दोष बढ़ जाते हैं। कफ दोष बढ़ते नहीं है, कम होते हैं। तो वही मतलब सब उनका संचय घट जाता है, वो बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। ठीक है जी। इन ऋतुओं का जो आधार है, ये जितनी भी ऋतुएं हैं, 6 की 6 ऋतुएं, इनका आधार है वो सूर्य की गति है, जिसे आयन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी में होता है ना, आयन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो ऐसे ही आयन 2 प्रकार के होते हैं इसमें आयुर्वेद के अनुसार। एक उत्तरायण होता है जिसको आदान काल बोलते हैं, एक दक्षिणायन होता है जिसको विसर्ग काल बोलते हैं। उत्तरायण में जो सूर्य की गति होती है वो उत्तर की ओर होती है, और दक्षिणायन में सूर्य की गति दक्षिण की ओर होती है। और अच्छे से पढ़ते हैं उत्तरायण दक्षिणायन को। सूर्य की गति उत्तर की ओर होती है इसमें। माघ से लेके आषाढ़ मास तक का महीना होता है ये। ठीक है, शिशिर से लेके ग्रीष्म ऋतु आती है इसके अंतर्गत। इसे आदान काल भी कहते हैं। आदान का अर्थ होता है ग्रहण करना। ठीक है, इस काल में सूर्य की किरणें प्रखर और हवाएं तीव्र, गर्म और रुक्ष होती है, और ये पृथ्वी के जलीय अंश को सोख लेते हैं। शारीरिक शक्ति में कमी होती है, व्यक्ति दुर्बलता का अनुभव करता है। उसके बाद पढ़ते हैं दक्षिणायन। सूर्य की गति दक्षिण की ओर होती है। श्रावण से लेके पौष मास तक का इसमें महीना होता है। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु इसके अंतर्गत आती है। इसे विसर्ग काल भी कहते हैं दक्षिणायन को। इस समय सूर्य की किरणों के मंद व सौम्य होने से वातावरण में रस यानी कि जलीय तत्व की वृद्धि होती है। वातावरण में चंद्रमा के सौम्य गुणों की प्रधानता होती है। ताप कम हो जाता है यानी कि गर्मी कम हो जाती है। वातावरण के शीतल होने के कारण औषधियों और खाद्य पदार्थों में स्निग्धता आ जाती है, चिकनापन हो जाता है। इसमें मनुष्य एवं अन्य प्राणियों में शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, इन दिनों देखेंगे ना आपने, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु में, इन समय में जो पशु, दुधारू पशु हैं, वो दूध भी ज्यादा देते हैं बजाय उत्तरायण के। उत्तरायण में गर्मी के कारण घास फूस, सूखा चारा जो है उसकी भी कमी होती है, और फिर व्यक्ति भी दुर्बलता का अनुभव करता है, पशुओं में भी कमी आने लग जाती है। ठीक है, दक्षिणायन में पशुओं और अन्य प्राणी, मनुष्य, जितने भी जीव हैं, सभी में शक्ति की वृद्धि होने लग जाती है। अब पढ़ते हैं आदान काल और विसर्ग काल में भेद क्या है। प्राकृतिक भाव। सूर्य जो है उत्तरायण में गति करता है, विसर्ग काल में दक्षिणायन में गति करता है। वायु है, इसमें गर्म हवाएं चलती है, तीव्र होती हैं और रुक्ष होती है, यानी कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाली। इसमें अरुक्ष होती है और मंद होती है, इसमें गीलापन हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको, पानी की क्वांटिटी, मॉइस्चर ज्यादा होते हैं इन दिनों विसर्ग काल में जो आजकल चल रहे हैं। स्नेहांशु, इसमें शोषण होता है, ह्रास होता है। ठीक है, लिथार्जिक सी बॉडी हो जाती है, आलस आ जाता है। इसमें वृद्धि होती है और पोषण होता है, क्योंकि इन दिनों गर्मी बढ़ती है तो हमारा पित्त भी बढ़ जाता है, इन दिनों कफ बढ़ता है, तो ग्रोथ भी करती है बॉडी और पोषण भी अच्छे से हो पाता है। स्वभाव, इसमें आग्नेय स्वभाव होता है, इसमें सौम्य स्वभाव होता है। ठीक है, ऋतुएं, इसमें शिशिर ऋतु आती है, वसंत ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, और इसमें वर्षा ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है, हेमंत ऋतु आती है हमारे विसर्ग काल में, दक्षिणायन में, विसर्ग काल में। उसके बाद रस, इसमें कटु, तिक्त और कषाय रस का सेवन करना चाहिए, और विसर्ग काल में हमें मधुर, अम्ल और लवण का सेवन करना चाहिए। ऋतुएं, कौन सी ऋतु में किस दोष का संचय होता है, यानी कि वो इकट्ठा होता है, किस दोष अपना पीक पे जाता है, और किस दोष का शमन होता है, यानी कि वो अपने आप खत्म होने लग जाता है। हमने पढ़ा था ना कि जब वर्षा ऋतु होती है तो हमारा वात बढ़ जाता है, पढ़ा था ना हमने। जब वर्षा ऋतु होती है तो वात बढ़ जाता है, तो वात बढ़ता तब है, वो बढ़ना पहले 2 महीने से चालू हो जाता है। देखो ग्रीष्म ऋतु में वात बढ़ना शुरू हो जाता है, पहले 2 महीने वो बढ़ता है, बढ़ के वो इतना इकट्ठा हो जाता है, फिर हमें वात के रोग होने लग जाते हैं। ठीक है, आप कुछ मत करिए, 2 महीने तक वेट करेंगे तो धीरे धीरे वो अपने आप खत्म हो जाता है। यही इसमें दिखाया गया है। पढ़ते हैं, वसंत ऋतु में क्या होता है, कफ का संचय होना शुरू होता है। ठीक है, सॉरी, वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है,
पीक पे होता है कफ। फिर ग्रीष्म ऋतु आती है, उसमें वात हमारा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और प्रकोप किसी चीज का नहीं होता, कफ का ही रहता थोड़ा थोड़ा। फिर कफ स्लो होता होता कफ का शमन हो जाता अपने आप। गर्मी आते जैसे होली के बाद का जो मौसम होता है, एक बार नोजी खांसी जुकाम बुखार ये होते हैं, उसके बाद कफ खत्म हो जाता अपने आप। इन दिनों देखना आप जो कफ के रोग हैं होली के आसपास ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो कफ बाहर आ रहा है। ठीक है, तो उसको आने दीजिए, अपने आप वो खत्म हो जाता है, उसका शमन हो जाता है ग्रीष्म ऋतु में। फिर जब वर्षा ऋतु आती है तब हमारा पित्त संचय होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और वर्षा ऋतु में फिर वात जो पहले से ग्रीष्म ऋतु से इकट्ठा हो रहा था, वो अपना इकट्ठा होके इतना बढ़ जाता है कि वो हमें फिर परेशान करने लग जाता है, उसके लक्षण हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। इससे पहले लक्षण नहीं दिखते हमें ग्रीष्म ऋतु में, पर वर्षा ऋतु में आके वो सिम्टम हमें शो होने लग जाते हैं। ठीक है, और शमन इसमें किसी चीज का नहीं होता। फिर जब शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु में संचय कम नहीं होता, प्रकोप जो होता है वो पित्त का हो जाता है और वात का शमन हो जाता है। हेमंत ऋतु आती है, जब ना संचय होता है ना प्रकोप होता है, तब पित्त भी शांत हो जाता है हमारा धीरे धीरे करके अपने आप। फिर जब शिशिर ऋतु आती है तब हमारा कफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। फिर शिशिर ऋतु के बाद वसंत ऋतु आती है और वसंत ऋतु में कफ हमें परेशान करता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी बच्चे को कोई डाउट हो? ठीक है जी, फिर देखते हैं शीतकाल। स्वास्थ्य की दृष्टि से हेमंत व शिशिर ऋतु जो है उसमें मनुष्य के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। हेमंत ऋतु व शिशिर ऋतु सबसे अच्छी मानी जाती है। हेमंत ऋतु में क्या होता है देखते हैं। हेमंत ऋतु, ठीक है, इसमें देखो बल है श्रेष्ठ है ना, शिशिर ऋतु बल श्रेष्ठ है ना, इसलिए इन दोनों को अच्छा माना जाता है मानव जाति के लिए। इसमें शरीर में सबसे अधिक बल होता है, दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बढ़ जाती हैं, जिसके कारण शरीर को आराम के साथ साथ भोजन पचाने के लिए अधिक समय मिलता है, जिससे कि वो आराम से उस खाने को पचा सकता है और उस जो हमने खाना जो आहार हमने जो भोजन लिया है उससे अच्छे तरीके से वो रसों का एब्जॉर्प्शन करके बॉडी को दे सकता है। उससे सप्त धातु पंच महाभूत जो भी उन्होंने अपना वर्क जो करना वो अच्छे से हो पाता है। इसी कारण सर्दी में अधिक भूख लगती है और हैवी भोजन हम करते हैं, जो भी भारी भोजन होता है ग्रिष्ट भोजन वो हम करते हैं। जैसे इन दिनों तिल के लड्डू खाए जाते हैं, बाजरा खाया जाता है, जो हैवी होती है ना डाइट वो ली जाती है, और पिनिया होती हैं। ठीक है, घी ज्यादा खाया जाता है इन दिनों, गज्जक आ जाते हैं, मूंगफली आ जाती है, रेवड़ी हो गए, ये भारी भोजन जो है वो इन दिनों खाए जाते हैं। पाचन शक्ति तीव्र होने से भारी या गरिष्ठ भोजन जो बोलते हैं वह अधिक मात्रा में लिया गया आहार भी आसानी से पच जाता है। हैवी ईट करेंगे आप, हैवी भोजन लेंगे वो भी पच जाएगा, और क्या है अधिक मात्रा में भोजन ओवर ईटिंग करेंगे वो भी आपका आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है सर्दियों में। कौन सी ऋतु में? हेमंत ऋतु में और शिशिर ऋतु में। ठीक है, इसलिए शीतकाल में ज्यादा उपवास नहीं करने चाहिए। आप अगर देखेंगे हमारी ये जो जो हमारा सनातन धर्म है उसमें देखेंगे सर्दियों में व्रत नहीं आते, वो आएंगे आपको जो आएंगे या तो अब आएंगे, अभी श्राद्ध चल रहे, श्राद्ध के बाद नवरात्र आएंगे, उसके बाद त्योहार नहीं आएंगे, वो उपवास नहीं आते हमारे, और या फिर हमारे आएंगे जब मार्च अप्रैल में। ठीक है, तब शुरू होते, फिर से हमारे नवरात्रे आते हैं या और जितने भी बाकी के धर्म है उनमें भी जो आते हैं, सर्दियों में किसी में उपवास नहीं आते। शीत ऋतु में पथ्य आहार क्या होता है? अब पढ़ते हैं कि हम क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। शीत ऋतु में चिकनाई युक्त भोजन खाना चाहिए, ठीक है, मधुर स्वीट खाना चाहिए, लवण नमकीन वाला खाना चाहिए, अम्ल एसिडिक वाला खाना चाहिए, रस युक्त और पोषक तत्वों वाले पदार्थों का सेवन इसमें नहीं करना चाहिए शीत ऋतु में। नहीं सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने, ये नहीं काटना आपने, ठीक है, मेरे से गलती हो गई है। चिकनाई वाला भोजन खाना है, इसमें मधुर खाना है, लवण खाना है, अम्ल वाला रस युक्त और पोषक तत्वों वाले पदार्थों का सेवन आपने करना है। ठीक है, और क्या नहीं करना है शीत ऋतु में? कौन से अपथ्य आहार यानी कि अवरुद्ध आहार है
जिनका हमने नहीं सेवन करना चाहिए। शीत ऋतु में हल्का भोजन नहीं करना चाहिए, रूखे नहीं करने चाहिए, यानी कि सूखे नहीं खाना चाहिए, ऑयली वाला होना चाहिए, उसमें चिकनाई होनी चाहिए। वातवर्धक पदार्थ हो गए, कटु, तिक्त, कषाय रस वाले खाद्य पदार्थों और ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर आती है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में हमें किस आहार का सेवन करना चाहिए? बसंत ऋतु में ताजा, हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। कटु, तिक्त, कषाय युक्त, रस युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए? बसंत ऋतु में भारी, चिकनाई युक्त, खट्टे और मीठे और शीत प्रकृति वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर आती है ग्रीष्म ऋतु में क्या आहार विहार लेना चाहिए हमने? ग्रीष्म ऋतु में हमें हल्का, चिकना, मधुर, सुपाच्य, शीतल और तरल पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए। घी, दूध, मट्ठा, लस्सी, दही का सेवन करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में अपथ्य आहार क्या नहीं करना चाहिए हमने? ग्रीष्म ऋतु में उष्ण प्रकृति वाले, ठीक है, जिनकी प्रकृति विदाही है, जो जलन पैदा करते हैं, उन रसों का सेवन नहीं करना चाहिए, उन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्मी में खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। लवण वाले पदार्थों, ज्यादा नमक वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है। तीखे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। रूखे और कषायले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर पढ़ते हैं वर्षा ऋतु में हमें क्या आहार लेना चाहिए। वर्षा ऋतु में नमी के कारण वात प्रकोपित होता है। देखो ये आ गया, वर्षा ऋतु में वात प्रकोपित होता है। ठीक है। पाचन शक्ति अधिक दुर्बल हो जाती है। वर्षा ऋतु में हमें हल्के, सुपाच्य, ताजे, गर्म और पाचक अग्नि को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। वातनाशक आहार लेना चाहिए, जो वात को खत्म करते हैं, जो कफवर्धक होते हैं, उनका सेवन करना चाहिए। वर्षा ऋतु में अपथ्य आहार कौन से होते हैं? वर्षा ऋतु में पत्ते वाली सब्जियां, ठंडे और रूखे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु जब होती है तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के 1-2 फीट तक जो भी जीव रहते हैं, कीड़े मकोड़े जो भी रहते हैं, वो बारिश जब होती है ज्यादा वर्षा ऋतु में, तो क्या है, वो 1-2 फीट तक के जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सभी बाहर आ जाते हैं। ठीक है। तो पत्ते वाली सब्जियों पे चिपक जाते हैं, पत्ते वाली सब्जियों को, पत्तों को खाने लग जाते हैं। तो इनमें बहुत सारे कीड़े, ऐसे जीव होते हैं जो इसी कारण पत्ते वाली सब्जियां, जो क्योंकि वो जमीन से थोड़ी सी हाइट पे रहते हैं, तो इनका सेवन नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु में जब वर्षा बहुत कम होती है तो पित्त का प्रकोप होने लगता है। ठीक है। इस समय खट्टे, क्योंकि खट्टे खाएंगे तो पित्त बढ़ना ही है, तले हुए, बेसन युक्त पदार्थों, कटु, बासी और पित्त बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु में सूर्य अपने अधिक तेज और गर्मी के साथ चमकता है, जिसकी वजह से शरीर में जमा हुआ पित्त प्रकोपित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पित्त के रोग बढ़ने लगते हैं, जैसे बुखार, घमौरिया, फोड़े, फुंसी, त्वचा पर चटके जो होते हैं, व्हाइट जो डॉट डॉट से हो जाते हैं, व्हाइट व्हाइट से, खुजली, पित्ती, यानी कि पित्त के रोग बढ़ जाते हैं इन दिनों, आदि विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं। फिर आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु में हमें कौन सा आहार का सेवन करना चाहिए? प्रकोपित पित्त को शांत करने के लिए घी, तिक्त, कषाय, मधुर, हल्के, सुपाच्य, शीतल रस वाले और खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। कोई बच्चा? पूजा जी आप बताइए मेरे को, जब पित्त बढ़ता है तो पित्त को शांत करने के लिए किन रसों का सेवन करना चाहिए हमें? मधुर, अमल, लवण कसं? नीलम जी आप बताइए। यस सर। जब पित्त बढ़ जाता है तो किन रसों का सेवन करना चाहिए? ईट में सर कट्टू सर, कटु, तिक्त, हम्म कषाय सर। जी लावी जी आप बताइए। सर मधुर, तिक्त और कषाय। बहुत बढ़िया, ध्यान रखो आप। ठीक है।
प्रकोपित पित्त को शांत करने के लिए घी, तिक्त, कषाय, मधुर, ये आ गया ना, तिक्त, कषाय और मधुर। पित्त बढ़ गया, उसको शांत करने के लिए तिक्त, कषाय 5, 6 और 1, 1, 5 और 6 कल पढ़ाए थे इतने अच्छे तरीके से। हल्के सुपाच्य शीतल रस वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, ये लिखा हुआ ना, प्रकोपित पित्त को शांत करने के लिए, प्रकोपित यानी बढ़ गया, वो बढ़ने को शांत करने के लिए घी। मैंने बताया था जब स्किन की डिजीज की प्रॉब्लम होती है तो आप 1 चम्मच 2 चम्मच अगर घी ऐसे ही खाली पेट ले लेंगे, उसके बाद आप आधा पौना घंटा कुछ मत खाइए, तो आपका पित्त शांत हो जाता है। या फिर कुंजल क्रिया है, वमन क्रिया, वो भी बेस्ट है, पर वो उसको निकालेगी, फिर भी थोड़ा बहुत रह गया तो आप उसके बाद घी ले लीजिए, थोड़ा सा मेल्ट करके घी ले लीजिए, स्किन डिजीज को काफी हद तक कवर कर देता है। इन दिनों पित्त बढ़ जाता, बहुत ज्यादा बढ़ता है इन दिनों। जिनको स्किन प्रॉब्लम होती है ना, दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा, उनका बुरा हाल हो जाता है उन लोगों का। ठीक है, तो तिक्त, कषाय और मधुर, हल्के सुपाच्य शीतल रस वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अब बढ़ता किन से है वो देख लेते हैं। पित्त, शरद ऋतु में क्या नहीं सेवन करना चाहिए, क्योंकि पित्त तो बढ़ा हुआ है, तो जो चीजें जिनसे पित्त बढ़ता है वो नहीं खानी चाहिए। भारी, अम्ल, लवण तथा तीखे, ये लिखा गया ना, अम्ल, लवण और कटु पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऋतु के अनुसार हितकारी खाद्य पदार्थ, ये वही है जो हमने ऊपर पढ़ा है। बसंत ऋतु में चैत्र और वैशाख का महीना आता है, इसमें कटु, तिक्त, कषाय रस वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए, इनका रुक्ष और उष्ण होने चाहिए ये। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में जेठ आषाढ़ का महीना होता है, मधुर रस का सेवन करना चाहिए, स्निग्ध और शीतल इनका गुण होता है। ये सेम वही है जो हमने ऊपर पढ़ा है, भी पढ़ लिया हमने। उसके बाद पढ़ते हैं हम प्रज्ञा अपराध क्या होता है, यानी रोगों का कारण क्या होता है। चरक ऋषि के अनुसार, मुझे कोई बताइए स्वास्थ्य की परिभाषा क्या पढ़ी थी हमने, कोई बच्चा बता सकता है? त्रिदोष सम हो, वात पित्त कफ जिसके सम हो। तब वात ठीक है जी, पित्त कफ मतलब वही सम, उचित मात्रा में आरोग्य विषमता होता है सब। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं कि रोगों का कारण क्या है। धी, धी मतलब होता है बुद्धि, धृति, धृति यानी कि धैर्य, पेशेंस। ठीक है, स्मृति, स्मृति यानी कि स्मरण शक्ति हमारी जो होती है, सोचने की शक्ति। विभ्रष्ट, भ्रष्ट मतलब बेकार हो जाना, बुरा हो जाना। ठीक है, कार्य ना कर पाना अच्छे से। धी, धृति, स्मृति, विभ्रष्ट, कर्म तथा कुरुतः अशुभम, प्रज्ञाप्राधम त्वम विधातम सर्वदोष प्रकोपणम। ये चरक संहिता के अनुसार है 1/102, ये हमारा श्लोक है। पढ़ते हैं इसको हिंदी में। धी यानी कि बुद्धि, धृति यानी कि धैर्य, जब हमारी बुद्धि खराब हो जाती है, धैर्य नहीं रहता, हमारे समझ शक्ति हमारी खत्म हो जाती है, सोच ही नहीं पाते हम, के भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य जब अशुभ कर्म करता है, ठीक है, तब सभी शारीरिक व मानसिक दोष प्रकोपित हो जाते हैं। इन अशुभ कर्मों को प्रज्ञा अपराध कहा जाता है। जो इसको करेगा उसके शरीर और स्वास्थ्य की हानि होगी और वह रोगग्रस्त हो जाएगा। एक परिभाषा हमने पढ़ी थी रोगग्रस्त होने का कि त्रिदोष का समअवस्था में रहना ही हमारे लिए अरोग्यता है और उनका असंतुलन ही रोगग्रस्त होना है। दूसरी परिभाषा ये है प्रज्ञापराध जो है उससे भी रोग उत्पन्न होते हैं। वह व्यक्ति जिसका प्रज्ञापराध हो चुका है वह रोगग्रस्त होगा ही होगा। हमने प्रकृति पढ़ी थी, कितने प्रकार की प्रकृति होती है मानस की? 2 प्रकार की। कौन सी कौन सी? एक सहज या मूल प्रकृति और दूसरा पारिस्थिति, ऐसा कुछ था सर। परिस्थिति जन्य, ठीक है। एक होती है जो हमें जन्म से मिलती है, माँ बाप से मिलती है, माता पिता से मिलती है। दूसरी जो होती है वो हमारी होती है कि जब परिस्थिति ऐसी होगी तो उस परिस्थिति के अनुसार, मान लो हम जैसे अभी हमने पढ़ा वर्षा ऋतु में हमारा वात बढ़ जाता है, ठीक है, बसंत ऋतु में हमारा पित्त बढ़ जाता है,
तो ऐसी 2 तरह की प्रकृति वो परिस्थिति जन्य में आ जाएगी, या उनमें हमने जो नहीं खाना अपथ्य आहार था उसका सेवन कर लिया तो बढ़ गया। ठीक है। सत्व या मानस प्रकृति 16 प्रकार की होती है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये 3 प्रकार की तो हमने पढ़ी है। इसके अंतर ये 7 ये आ जाती है, 6 ये आ जाती है, 3 ये आ जाती है। 7 प्रकार की प्रकृति होती है। ब्रह्म वाली सात्विक प्रकृति जो होती है, ब्रह्म वाली, आर्ष वाली, इंद्र वाली, यम, वरुण, कुबेर वाली, गंधर्व वाली। राजसिक प्रकृति होती है, इसमें असुर, राक्षस, पिशाच, शार्प, पैत्र और शाकुन जैसी होगी। तामसिक प्रकृति जो होती है हमारी पाशव, मातस्य और वानस्पत्य, ये आपका कोई काम की चीज नहीं है आपकी। पूर्व कर्म वे होते हैं जो हमें पहले करने पड़ते हैं षट कर्म से, ठीक है, या पंचकर्म से पहले करने पड़ते हैं। पश्चात कर्म वे होते हैं जो इनके बाद करते हैं, पंचकर्म के बाद करते हैं। पूर्व कर्म में आता है हमारा स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन जानते हैं आप क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा स्नेहन? सर ये पंचकर्मा में आता है, वो आता औषधि तो है। वगैरह देते हैं सर। सर औषधि वगैरह देते हैं, उसके अनुसार नहीं। हमको मतलब सर वो लिटा के वो ऐसे सिर के ऊपर जो तेल की धारा वो करते हैं, प्रवाहित करते उसको हैं। शिरोधारा बोलते हैं, वो नहीं है। स्नेहन बोलते हैं मालिश करना, तेल लगाना, ठीक है, चिकना बनाना, ऐसे करके बोलते हैं। मालिश करना आप ऐसे समझिए, स्नेहन बोलते हैं। स्वेदन का पता है आपको? स्वेदन क्या होता है? नो सर। किसी बच्चे को भी नहीं पता? स्वेदन सर? जी, स्वेदन स्वेदन होता है पसीना निकालना। उसको जैसे आप मालिश करने का, आपने किसी ने पंचकर्म अगर लिया हो तो पहले मालिश करते हैं, मालिश करने के बाद आपको स्टीम बाथ देते हैं, उससे पसीना आता है। और छोटे छोटे रूम से बने होते हैं, उनके अंदर कोयले होते हैं, बहुत गर्म उसका टेम्परेचर होता है रूम का, तो वहां मालिश करके आपको उसमें भी बैठाया जाता है। उससे भी आपको पसीना खूब सारा आएगा बॉडी से, जिससे बॉडी डिटॉक्स होती है। और तरह तरह की बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं, जैसे आपको मालिश करने के बाद आपके पूरी बॉडी पे कॉटन लपेट दी जाती है, और कॉटन लपेटने के बाद फिर आपको ऐसी कोई क्रिया की, जैसे या रूम हीटर होते हैं, उसमें रूम हीटर चला दिए जाते हैं, जिससे आपको पसीना बहुत आता है। और उससे क्या है, जो कॉटन थी वो व्हाइट होती है, और फिर जब बाद में जब आधे पौने घंटे बाद आपको उस रूम से निकाला जाता है, तो उस कॉटन को आप जब उतारते हैं बॉडी से, तो वो पूरी आपको मैली हुई मिलेगी। और कोई व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं स्मोकिंग नहीं करता, और वो करता है, तो उस कॉटन से स्मेल ले सकते हैं आप स्मोकिंग की। कोई ड्रिंक नहीं करता और ड्रिंक की स्मेल ले सकते हैं। और जो अच्छे जानने वाले हो तो ड्रिंक ये भी बताते हैं कि इस ड्रिंक की स्मेल है, वाइन है, विस्की है, वोडका, ये वो। तो इस तरीके से वो डिटॉक्स की जाती है बॉडी। तो जो कॉटन होती है वो बिल्कुल साफ होती है, उसमें अच्छे से क्लियर से दिखता है। तो पूरी बॉडी पे कॉटन रैप की जाती है आपके। उसके बाद नॉर्मल से एक कपड़ा सा बांध दिया जाता है, जिससे कॉटन खुले ना, वो स्किन से टाइट बनी रहे। और फिर आपको ऐसे रूम में या स्टीम बाथ दे के, या और तरह तरह की बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उनसे आपकी बॉडी से पसीना निकलवाया जाता है। जब पसीना वो निकलता है तो कॉटन उसको एब्जॉर्ब करती रहती है, और कॉटन पूरी ब्लैक भी हो जाती है और डार्क येलो भी हो जाती है। तो ऐसे करके ये हमारे जो है शुद्धि क्रियाओं में आ जाती है। ठीक है। उसके बाद पूर्व कर्म ये हो गया। उसके बाद प्रधान कर्म होता है। प्रधान कर्म वे होते हैं जो हमारे लिए मेन होते हैं। उसके बाद पश्चात कर्म होते हैं जो इसके बाद में दिए जाते हैं। जो ये सौरभ जी बोल रहे थे कि आहार औषधि वगैरह दी जाती है, वो ये पश्चात कर्म होते हैं। प्रधान कर्म हमारे 5 होते हैं पंचकर्म। इसमें वमन होता है, कुंजल क्रिया बोलते हैं। विरेचन हो गया, जिसमें ऐसी कोई औषधि दी जाती है जिससे लूज मोशन हो, ये शंख प्रचालन की तरह होती है। उसके बाद वस्ती होता है, ठीक है। वस्ती के बाद नशा होता है। नशा यानी कि नाक के द्वारा किसी औषधि को ग्रहण करना। और रक्त मोक्षण का होता है, जैसे 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 लीफ थेरेपी होती है ना, दूषित रक्त को निकालना। जैसे वेरिकोज वेन्स में जोंक, आजकल वो एक थेरेपी चल रही है, लीफ थेरेपी, उसी को बोलते हैं शायद, जोंक। जो जोंक होती है, जोंक ऐसी जगह वो पे जोंक वेन्स, होती है, हाँ, वो सही तो उसको मेरेडियन रक्त पे लगाई मोक्षण, जाती है। जी हाँ, सर। जहाँ दूषित रक्त इकट्ठा हो गया और सर्कुलेशन को रोक रहा है, ब्लड सर्कुलेशन को, तो वहां पे ऐसे करके उस दूषित रक्त को निकाला जाता है। उसके बाद पश्चात कर्म होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। संसर्जन कर्म, इसमें आहार आ जाता है। शमन कर्म में हमारा द्रव्य आ जाता है। और रसायन कर्म में हमारा रसायन आ जाता है, औषधियां आ जाती है।
षटकर्म का और पंचकर्म का आपस में संबंध है धोती वस्ती नेति नौली त्राटक कपाल भाती, त्राटक नौली कपाल भाती, इसको आगे पीछे करते रहेंगे आप। ठीक है, आप बता सकते हैं घेरण संहिता के अनुसार सीक्वेंस क्या है? जैसे धोती बस्ती नेति त्राटक नौली कपाल भाती। और ये सर चेंज होता है वो कौन सा? धोती बस्ती नेति नौली त्राटक कपालभाति। ये किसके अनुसार बता रहे हैं आप? घेरण सर संहिता ये का सर जो सर मैम जो बता रहे हैं वो सर जो है ये तो हठ योग हठ प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया के के अनुसार अनुसार है, है सर, वो अभी और यहाँ सर जो नहीं मैंने नहीं नहीं नहीं, बताया वो सुनिए सर सुनिए, घेरा संहिता स्टॉप के। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। हाँ वो आइए जिन्होंने बोला था। हाँ सर सर मेरे मैं नेति, बोल रही हाँ हेमलता जी बोलिए आप। हूँ। धोती बस्ती नेति नौली त्राटक कपालभाति घेरण संहिता के अनुसार सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और ये चेंज होता है किस टेक्स्ट के थ्रू चेंज होता है? ये रहते हैं, ये षटकर्म है, इनमें से त्राटक पीछे आ जाता है, नौली इसमें आपने हठ योग बताया कि प्रतिदीपिका में है सर। हाँ जी, ये सीरीज हठ योग प्रतिदीपिका में है। ये जो सीरीज है ये हठ प्रदीपिका की है। ठीक है, इसमें त्राटक पहले आएगा नौली बाद में चली जाएगी, और घेरण संहिता में नौली पहले आएगी त्राटक बाद में चला जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना कि सीक्वेंस याद रखना अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट। घेरण संहिता के अनुसार कुछ है, ठीक है, हठ प्रदीपिका के अनुसार कुछ है सेम। पंचकर्म का हमारा संबंध किससे है? षटकर्म का, आपस में मेल करते हैं, इनको मिलान के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने। तो धोती है उसका वमन से संबंध है, वस्ती का संबंध वस्ती से है, नेति का नश्य से हो गया, त्राटक का किसी से नहीं है, और नौली का स्नेहन से हो गया। स्नेहन हमने पढ़ा था, कोई बच्चा बताएगा स्नेहन क्या होता है? पसीना निकल सर स्वेदन मालिश, बोलते हैं, सर मालिश, बताया था मालिश। स्नेहन को मालिश करना बोलते हैं, स्वेदन को पसीना निकालना बोलते हैं। कपाल पसीना सर। भाती से पसीना आता है, और रक्त मोक्षण भी इसी के अंतर्गत आता है। शरीर व मन के दोष, शरीर संबंधित जो दोष होते हैं वो वात पित्त कफ होते हैं, और मन संबंधित जो दोष होते हैं वो रजस और तमस होते हैं, क्योंकि दोनों ही दोनों ही सात्विक मन को दूषित करते हैं। तो सात्विक तो है नहीं इसके अंतर्गत दोष, सात्विक हमारे लिए अच्छा होता है, पर प्योर सात्विक किसी के अंदर नहीं होता। मात्रा तीनों की रहती है, किसी की थोड़ी हो जाती है, किसी की ज्यादा हो जाती है। मान लो किसी में तमस ज्यादा है तो राजसिक और सात्विक कम है, किसी में सात्विक ज्यादा है तो तामसिक और राजसिक कम है। आम जन मानस में जो हम हैं, जो इस संसार में विचरण कर रहे हैं और जो गृहस्थ जीवन में है, सबके अंदर रजस तमस और सत्व तीनों के अंतर्गत तीनों हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो मन संबंधी जो दोष उत्पन्न होते हैं वो रजस से और तमस से होते हैं, सत्व से नहीं होते, क्योंकि रजस और तमस मिलके ही सत्व को भी दूषित कर देते हैं। शरीर के भेद पढ़ते हैं। योनि भेद से शरीर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, योनियां जो हम सुनते हैं कि 72,000 योनियां होती हैं, तो 72 की 72,000 जो योनियां हैं वो 4 तरह से पैदा होती हैं, जन्म लेती हैं। पहली योनि होती है जरायुज, जो जीव गर्भ से उत्पन्न होता है, जैसे मनुष्य हो गया, हम हो गए, गाय भैंस बकरी आदि, जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, दूसरी होती है अंडज, जो जीव अंडे से पैदा होते हैं, जैसे पक्षी हो गए, सांप हो गए, मछली हो गई आदि आदि, जो होते हैं जो अंडे से पैदा होते हैं उनको अंडज बोलते हैं। जो हम जैसे हैं जो गर्भ से पैदा होते हैं उनको जरायुज बोलते हैं। तीसरे जो जीव हैं वो स्वेदज होते हैं, जो जीव पसीने से पैदा होते हैं, जैसे जुएं होगी, लीक होगी, और जो भी बैक्टीरिया होते हैं बॉडी के अंदर पैदा होते हैं उनको बोलते हैं स्वेदज। और लास्ट होते हैं उद्भिज, जो जीव पृथ्वी को फाड़कर निकलते हैं, जैसे उसमें केंचुआ हो गया, पेड़ पौधे हो गए आदि, जो जमीन से निकलते हैं। 4 तरह से ही पैदा होती हैं 72 की 72,000 योनियां। चाहे इसमें कोई भी आ गया, आपका किसी भी जीव को ले लीजिएगा, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। ठीक है, जरायुज, जरा माने बुढ़ापा, तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे अंदर बुढ़ापा आता है गाय भैंस बकरी में। अंडज हो गया जो अंडे से पैदा होता है, स्वेद आप समझते हैं, स्वेद मतलब पसीना, और उद्भिद यानी कि जो बीज से पैदा होते हैं, आप ऐसे समझिए बीज पृथ्वी पर जमता है, तो जी जी पृथ्वी को फाड़कर या पृथ्वी से निकलते हैं, जमीन से निकलते हैं, उनको हम ऐसे बोलेंगे। रसों का विभाग हमने पढ़ लिया था, ये हमने सारा पढ़ लिया था, दंत धावन नश्य
एक छोटा सा टॉपिक और रह गया आपका, उसके बाद आपका आज आयुर्वेद कंप्लीट हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है सब? जी सर। यस सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए वो ढूंढना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसमें। आपके पास है ना 7, 3 और 5, 8 मिनट है। 3:37 हो गए। हम इसको 3:45 पे स्टार्ट करेंगे। तब तक आप फ्रेश फ्रेश होइए, स्क्रीन से दूर करिए अपने आप को, आंखों को। सर एक ठीक है, क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, इसके बाद से मैं पूछ रहा।